हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम। फिजिक्स सीरीज के अंदर हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है डायमेंशन एंड एरर्स। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। मतलब टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा पूछ ली जाती है। अब यानी कि टॉर्क की डायमेंशन आपको डायरेक्टली तो याद नहीं होगी, वैसे मैं आपको याद दिला दूं। टॉर्क की डायमेंशन जो होती है वो एक तरह की हमारा एनर्जी की डायमेंशन के इक्वली होती है, मतलब एज ए सिमिलरिटी ऑफ एनर्जी की डायमेंशन। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, वो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे रोटेशनल एनर्जी हो, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क जो होती है वो किसके सिमिलर होती है? एनर्जी की डायमेंशन के सेम होती है। तो सबसे पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क यानी कि टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है यानी कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा mL/t-2, यानी कि फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी mL/t-2। सिमिलरिटी बता दूं कि इसमें किस किस की डायमेंशन, इसकी देखो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है कि एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो हमारी कितनी होती है? mL/t-2। एनर्जी चाहे उसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो, चाहे उसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखा हो, चाहे उसमें रोटेशनल एनर्जी दे रखा हो, और चाहे उसमें थर्मल एनर्जी दे रखा हो, कोई सी भी एनर्जी हो उसके अंदर हमेशा जो डायमेंशन आएगी सबके लिए वो आएगी mL/t-2। बात करते हैं सबसे पहले, इसमें एक चीज और आती है वर्क। वर्क की डायमेंशन भी एनर्जी के इक्वल होती है, मतलब वर्क की डायमेंशन भी टॉर्क के इक्वल होती है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि F वेक्टर इनटू D वेक्टर, यही जानते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन वही mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट की D जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को की डायमेंशन कितनी होती है? L। तो यानी कि इसकी भी डायमेंशन वही निकल के आने वाली है, कितना? mL/t-2। इसका मतलब क्या है कि हमारे चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे रोटेशनल एनर्जी, चाहे थर्मल एनर्जी या वर्क हो, इन सभी की डायमेंशन टॉर्क के इक्वल होती है। तो यानी कि फाइनली मुझे टॉर्क की डायमेंशन पता होना चाहिए कि टॉर्क की डायमेंशन कितना होता है? टॉर्क की डायमेंशन होता है mL/t-2। दैट्स क्लियर। ये रहा आपका डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, जहां T टाइम है, टू फाइंड द डायमेंशन A एंड B। तो क्वेश्चन की रीडिंग, आपके पास एक फोर्स की इक्वेशन दी गई है जो है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। मतलब एक फोर्स की इक्वेशन है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, जहां पे T टाइम है, टू फाइंड द डायमेंशन A एंड B। तो आप A और B की क्या करेंगे? यहां पे डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो सबसे, अब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। अब सपोज करो आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, पहले आप उसको लिखिए। तो इक्वेशन दिया है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। अब यहां पे जिसकी डायमेंशन मुझसे पूछा है A और B, तो A भी इसी इक्वेशन में है, B भी इसी इक्वेशन में है। तो दोनों फैक्टर हम एक ही इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। हम इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें हम लगाएंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाने से दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करेंगे। तो यहां जैसे लगाएंगे अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ होमोजेनिटी यानी कि होमोजेनिटी के लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पे F इज इक्वल टू AT, F इज इक्वल टू AT, मतलब ये वाला सेक्शन अलग कर देंगे और ये वाला सेक्शन अलग कर देंगे। एक बार हो जाएगा F इज इक्वल टू AT और एक बार हो जाएगा F इज इक्वल टू BT स्क्वायर। दोनों को अलग अलग इक्वेशन, इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कीजिएगा। तो यहां देखिए F इज इक्वल टू AT, तो मुझे A की डायमेंशन निकालनी है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F अपॉन T।
अब एफ क्या है, फोर्स, वेयर एफ इज फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन कितना होता है बेटा, mlt-2, और टाइम की डायमेंशन तो टी की होती है t। अब इस t को पॉजिटिव है ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो a की डायमेंशन कितना आ जाएगा, mlt-2 देन t-1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mlt-3, mlt-3, यानी कि a की डायमेंशन कितना आ जाएगी, a की डायमेंशन आ जाएगी mlt-3। क्या आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? जब आपको कहीं भी कंबाइंड इक्वेशन दी जाए ना, तो आप वहां अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी के इनको फैक्टर कर लीजिए, अगर प्लस में है या माइनस में, इनके फैक्टर इक्वल करके रख लीजिए जो भी क्वांटिटी आपको दी गई है। जैसे f इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो f को पहले एक बार AT के इक्वल और f को एक बार BT स्क्वायर के इक्वल, तो ये तो आपकी a की डायमेंशन हो गई। अगर मैं इससे b की डायमेंशन फाइंड करना चाहूं तो f इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, BT स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f अपॉन टी स्क्वायर। तो f की डायमेंशन कितना है, f की डायमेंशन है mlt-2 और टाइम का t स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में ही जाएगा, तो b की डायमेंशन जो आने वाली है वो आ जाएगी mlt-4। तो b की डायमेंशन कितना आ जाएगा, b की डायमेंशन आ जाएगा mlt-4। तो a की डायमेंशन कितना आ गया, mlt-3, और b की डायमेंशन कितना आ गया, mlt-4। समझ में आ गया? इसको नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन ए फिजिकल क्वांटिटी, इन ए फिजिकल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, p ऑलवेज डिपेंड ऑन टाइम t। p किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे डिपेंड कर रहा है। वेयर एज गिवन इक्वेशन p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। तो इसके बाद जो पूछा है कि इसमें अल्फा की डायमेंशन बताइए। क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है p, वो ऑलवेज टाइम t पे डिपेंड करती है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है p वो t पे डिपेंड करती है। वेयर एज इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी गई है वो इक्वेशन दी गई है, यहां पे हम देखें p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, टी इज टाइम, जहां पे अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, और टी टाइम है। तो इसका मतलब ये जो p नॉट एक्सपोनेंशियल है ये एक डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस, यानी कि p एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारा डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब सिर्फ अगर मैं इस डायमेंशन लेस को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, p इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, p इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। p तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, p क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ये मतलब डायमेंशन लेस शो कर रहा है, तो इस डायमेंशन लेस के शो करने की वजह से p भी कैसा है हमारा, डायमेंशन लेस। p जो है वो भी बेटा कैसा है मेरा, डायमेंशन लेस, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 0, यानी कि इस p की डायमेंशन कितना है, 0। तो 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। क्या डायमेंशन कभी माइनस से प्लस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता बेटा। 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। इसका मतलब मैं अल्फा की डायमेंशन निकालना चाहूं तो अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन टी स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां पे मैं लगाऊं, यहां तो 0 है, इसका कोई मैटर नहीं है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी का मतलब टाइम, मतलब टाइम का स्क्वायर, यानी कि इस तरह का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस तरीके से टाइम का। अब इसे ऊपर ले जाऊंगा तो अल्फा इज इक्वल टू टी की पावर -2, यानी कि जो अल्फा कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन कितना आ जाएगी, टी की पावर -2। बस इतना आपको सॉल्व करना था। बस क्वेश्चन लग रहा था पता नहीं क्या दे दिया। तो अल्फा की डायमेंशन कितनी आ गई, टी की पावर -2। और थोड़ा पहचान रहे हो कि अगर अल्फा की डायमेंशन टी की पावर -2 आती है, इसका मतलब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको याद आ रहा है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों, सबसे पहले याद करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी होती है, 0, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। उसके बाद मैंने एंगुलर वेलोसिटी निकाला, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t,
तो 0/t, टी ऊपर चले गए तो t की पावर -1। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन कितना, t की पावर -1। उसके बाद आपको निकालना है एक्सलेरेशन, तो एंगुलर एक्सलेरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन पहले से ही कितना है, t की पावर -1। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है x इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया है। व्हेन द मेजरमेंट एरर फॉर m इज α%, जब m के अंदर मेजर किया गया तो उसमें परसेंटेज एरर जो आई m के लिए वो α%, L के लिए β% और T के लिए γ%। मतलब ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीन छोटी छोटी अलग अलग क्वांटिटी यूज करके एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई है। तो जब हम M का मेजर कर रहे हैं तो α% आ रहा है, जब हम L का मेजर कर रहे हैं तो β% आ रहा है, और T का मेजर कर रहे हैं तो γ%। सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन X। तो X के अंदर टोटल कितना परसेंटेज एरर होगा वो मुझे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू, यहां पर आ गया m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। क्लियर। जहां पे मुझे अगर बात करूं, जब मैंने m को मेजर किया तो m दे दिया मुझे α%, और मैंने l मेजर किया तो मुझे मिल गया β%, और जब मैंने t मेजर किया तो t मिल गया मुझे γ%। तो मतलब ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। जब हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो छोटी छोटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी परसेंटेज एरर हमें दी गई हो तब मुझे निकालना है। तो तब निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो यानी कि टी है γ%। अब मुझे जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने आपको बता रखा है जैसे x इज इक्वल टू m की पावर a, L की पावर b और t की पावर c, सारी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीपल में है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो उसे एडिंग करना है। तो जिसका सबसे पहले मुझे पावर गिवन है उस पावर को मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। तो मतलब x के अंदर टोटल परसेंटेज एरर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में am% प्लस bl%, जब परसेंटेज एरर में निकालेंगे, और ct%, इस तरीके से तो निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा x% की, तो x% में a कितना है। अब a के अंदर निकाला जो जाएगा वो a के अंदर जो दे रखा है, a के m की क्या है α%, तो a m की जगह क्या रख दूंगा a α%, प्लस b की जगह b, l की जगह क्या रखूंगा β%, l की जगह क्या है β%, प्लस c की जगह क्या रखूंगा, c की जगह रखूंगा मैं यहाँ पे c की जगह c और t की जगह रखूंगा γ%। इसका मतलब टोटल इसके अंदर परसेंटेज एरर आ जाएगी x के अंदर कि x α a%, बीटा b% और प्लस गामा c%। टोटल परसेंटेज एरर जो x के अंदर निकल के आएगी वो इस तरीके से निकल के आएगी। बस पावर को मल्टीप्लाई में ला करके आपको उसकी वैल्यू पुट करना है। इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी की टोटल परसेंटेज एरर x के अंदर कितना हो जाएगा α a% प्लस बीटा b% प्लस गामा c%। इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन द एक्सपेरिमेंट टू यूज फिजिकल क्वांटिटी ABC टू गिवन फॉर्मूला, कि एक कोई एक्सपेरिमेंट किया गया फिजिक्स की लैब के अंदर जिसमें हमें एक फॉर्मूला बनाने में तीन फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ा। एक फिजिकल क्वांटिटी A, एक B और C, और उससे एक नया फॉर्मूला हमने बनाया x इज इक्वल टू AB² अपॉन C³। तो वेयर द परसेंटेज एरर इन ABC, A के अंदर परसेंटेज एरर 1%, B के अंदर परसेंटेज एरर 2% और C के अंदर परसेंटेज एरर 3%। तो फाइंड द टोटल परसेंटेज एरर इन X। तो बताइए X के अंदर टोटल कितनी परसेंटेज एरर होगी। तो एक बार और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन द एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किया गया टू यूज फिजिकल क्वांटिटी
ABC टू गिवन फॉर्मूला, कि मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया, एक A, एक B और एक C, और ABC को मिलकर के एक फॉर्मूला तैयार करा, x इज इक्वल टू AB² अपॉन C क्यूब, वेयर द परसेंटेज एरर इन ABC। तो बताइए ABC के अंदर जो परसेंटेज एरर दी गई है, तो A के अंदर परसेंटेज एरर 1%, B के अंदर परसेंटेज एरर 2% और C के अंदर परसेंटेज एरर 3%। क्लियर? A के अंदर परसेंटेज एरर 1%, B के अंदर परसेंटेज एरर 2% और C के अंदर परसेंटेज एरर 3%। तो फाइंड द टोटल परसेंटेज एरर इन X। तो बताइए X के अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा। तो बताइए इसके अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपको गिवन फॉर्मूला है x इज इक्वल टू AB² अपॉन C क्यूब। तो हमेशा सबसे पहले जब ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना है, ऐसे फॉर्मूले को सॉल्व करना है जिसमें पावर दे रखा हो या डिवाइड में दे रखा हो, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x परसेंटेज इज इक्वल टू, a के पास कोई भी पावर नहीं है तो सीधा लिख देंगे a की पावर परसेंटेज, प्लस अब चाहे मल्टीपल में हो चाहे डिवाइड में हो, परसेंटेज एरर को सबको एक साथ ऐड किया जाता है। तो a का परसेंटेज, अब b की पावर 2, तो पावर को मल्टीप्लाई में लेके आएंगे 2 इंटू B%, 2 इंटू B%। अब अगर c की पावर ऊपर चला जाए तो c की पावर -3। अब माइनस में अगर जैसे यहाँ पे c की पावर 3 है, ये पॉजिटिव है, अगर इसे ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में होना चाहिए। अब माइनस में होने की वजह से हम कभी भी परसेंटेज एरर को माइनस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम माइनस को इसमें क्या ले आएंगे, प्लस में, यानी कि 3C%, यानी कि A% प्लस 2B% प्लस 3C%। तो x परसेंटेज इज इक्वल टू, अब a कितना परसेंट है, a है मेरे पास 1% और b कितना परसेंट है 2%, तो 2 इंटू 2%, 2 इंटू 2% प्लस 3 कितना परसेंट है, यानी कि c 3% है, 3 इंटू 3%। दैट्स क्लियर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ गया 1% प्लस 2 2 जा 4, 4% प्लस 3 3 जा 9%। ठीक है, अब इसको ऐड करें, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 कितना होता है बताइए, 9 और 4 13 और 13 और 1 14, यानी कि टोटल परसेंटेज एरर कितनी आ गई, टोटल परसेंटेज एरर आ गई 14%। टोटल परसेंटेज एरर कितनी आ गई, टोटल परसेंटेज एरर आ चुकी है 14%। दैट्स क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, आज पता है आपका एरर चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आज ही क्वेश्चन की शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप लिंक को डाउनलोड करना और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट भी खत्म हो चुका है, एरर और डायमेंशन भी खत्म हो चुका है, और सबसे फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको, बहुत कंसंट्रेट होगे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ए सिंगल एल लेंथ, एक वायर है जिसकी एल लेंथ है, एफ वायर यानी कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इज हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इज हीट एट 100 डिग्री यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टू इंक्रीज इन लेंथ इज 2%, इंक्रीज इन लेंथ 2%। अब इसका मतलब समझिए, जब आपके पास एक एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है, उसको हीट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी लंबाई के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर 2% का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। व्हेन द कॉपर शीट विच लेंथ ऑफ ईच साइड, अब उसी वायर से कॉपर शीट बना दी जाती है। कॉपर शीट के एक साइड की लेंथ है L और उस शीट को भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस से गर्म किया जाता है। तो बताइए शीट के एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, शीट के एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा, ये चीज मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, तो वायर की लेंथ कितना है, वायर की लेंथ है L। अब इसी वायर को ध्यान से समझना, ये रहा मेरे पास वायर, एक वायर का A टर्मिनल, एक वायर का B टर्मिनल।
अब मैंने इसको गर्म करना शुरू करा, मैंने इस वायर को गर्म करना शुरू कर दिया, डेल्टा एच का साइन दे दिया, गर्म करने के लिए टेम्परेचर रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इसको जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो इसकी लेंथ के अंदर 2% का इंक्रीजमेंट हो गया, मतलब लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर आ गई 2%, यानी कि एल के अंदर परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, एल के अंदर परसेंटेज आ गई 2%। उसके बाद इसी लेंथ वाले वायर से अब मैंने कॉपर की शीट बना ली, सपोज करो वायर भी कॉपर का है तो कॉपर की शीट बना ली, तो यानी कि शीट ऑफ द कॉपर, शीट ऑफ कॉपर। अब शीट ऑफ द कॉपर, कॉपर की शीट बनेगी तो यानी कि कॉपर की शीट इस तरह से बन जाएगी, ध्यान से देखो, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड, मतलब एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगी। और इस साइड की यानी कि ये वाली साइड एल लेंथ है, ये वाली साइड एल लेंथ है, ये वाली साइड एल लेंथ है और ये वाली साइड भी एल लेंथ है, मतलब शीट जो बनी है कॉपर की उसकी चारों तरफ से जो लेंथ है वो एल है। तो अब इसका कोई ना कोई स्क्वायर, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, बिल्कुल होगा, इसका भी कहीं ना कहीं एरिया होगा, तो यानी कि हमारे पास इसका एरिया है और एरिया होता है स्क्वायर के अंदर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर जो स्क्वायर फिगर होती है उसका एरिया निकालते हैं साइड का स्क्वायर। अब यहां पे तो साइड एल है ना, यहां पे जो साइड है वो साइड क्या एल, क्योंकि एक साइड की लेंथ कितना एल, दूसरे साइड की लेंथ एल, तो यानी कि एल का स्क्वायर, यानी कि एरिया आ गया एल का स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर शीट का एरिया कितना आ गया एल स्क्वायर, यानी कि एरिया, एरिया यानी कि ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया के अंदर ही तो बताना है कि जब मैं इस शीट को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करता हूं तो इसके एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो एरिया के अंदर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2 इंटू एल के अंदर परसेंटेज, बिल्कुल, तो एरिया के अंदर परसेंटेज इज इक्वल टू 2 तो है ही। अब साथ में क्योंकि 2 कहां से आया, पावर को मल्टीपल में लेके आएंगे। अब एल के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ रहा है पहले से ही 2%, तो 2 इंटू 2%, तो टोटल कितना आ गया 4%, यानी कि कॉपर की शीट के एरिया के अंदर कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा, 4% का एरर आ जाएगा। हो सकता है, नोट डाउन कीजिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो, इफ V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल कितना दे दिया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, मतलब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 100 प्लस माइनस 5, एंड जो इलेक्ट्रिक करंट था वो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इफ द रेजिस्टेंस, तो इसके बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, सो कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अंदर टोटल परसेंटेज एरर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अब की बार इसमें पोटेंशियल कितना दिया है, तो ये आप निकालना भी जानते हैं, पोटेंशियल इसमें दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट का। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का। अगर इसको हम कंपैरिजन करके देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन करने में देखिए, सबसे पहले कंपैरिजन करने में देखें तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि AM प्लस माइनस डेल्टा AM, और दूसरा यहाँ पे देखें AM प्लस माइनस डेल्टा AM, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। तो ये मुझे ऐसा लिख रहा है कि ये मुझे एरर, परसेंटेज एरर की फॉर्म में ना दे करके एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में वैल्यू मुझे दी गई हैं, और जब मुझे एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में वैल्यू दी जाती है तो उससे सबसे पहले हम परसेंटेज एरर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम V के लिए फाइंड करेंगे, तो आप जानते ही हैं डेल्टा V अपॉन V परसेंटेज एरर में निकालेंगे कितना, आप देखेंगे डेल्टा V कितना है 5, कंपैरिजन करेंगे भाई, अगर V है तो हम इसकी जगह V प्लस डेल्टा V, I है तो I प्लस डेल्टा I, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो V प्लस माइनस डेल्टा V से कंपैरिजन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I प्लस माइनस डेल्टा I से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब डेल्टा V 5 है और यहाँ पे कितना 100, ये आ गया मेरा रेशनल एरर, किसके लिए,
पोटेंशियल के लिए। अब इस रेशनल एरर को ही मैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा 5/100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। 100 से 100 कैंसिल गया तो बेटा कितना आ जाएगा 5%। गुड बेटा। उसके बाद ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए डेल्टा आई अपॉन आई, बिल्कुल। अब डेल्टा आई किसका काम करेगा 0.2 का, तो 0.2 अपॉन 10, बिल्कुल। पर अब ये तो आ गया मेरा कौन सा एरर, रेशनल एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज के मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, बिल्कुल सही बात। तो 10 से कितनी बार चला गया 10 है ना, 10 10 या 100। अब 10 की 2 में करते हैं तो 20 आ जाता, पर लेकिन अब की बार आ जाएगा 2%। यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है 5%। क्लियर। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए परसेंटेज एरर कितना आ गया 2%। तो टोटल मुझे निकालना है कि इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितना होगा। तो आप सोचोगे फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस का है R इजिकल टू V अपॉन I, तो यानी कि V आया 5% और I आया 2% और कट के सीधा 2.5 आ गया, जबकि ऐसा गलत है। चाहे वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में हो चाहे वैल्यू आपकी डिवाइड में हो, सिर्फ आपको जो हमेशा परसेंटेज एरर होती है उसको ऐड करना होता है। तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर इजिकल टू पोटेंशियल की परसेंटेज एरर प्लस इलेक्ट्रिक करंट की परसेंटेज एरर। पोटेंशियल की परसेंटेज एरर कितना आया 5% और इलेक्ट्रिक करंट की परसेंटेज एरर 2%, तो यहां पे कितना आ गया बेटा 7%। यानी कि इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उस रेजिस्टेंस के अंदर टोटल परसेंटेज एरर जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 7%। नोट डाउन कीजिएगा इसे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है पहले समझते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर, मतलब आपके पास एक होलो सिलेंडर है जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस आपको दी गई है। कितना, अगर एक्सटर्नल रेडियस की बात करूं तो दी गई है 4.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियस दी गई है 3.89 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की थिकनेस को फाइंड कीजिए। तो आपने देखा कि कोई भी एक कोई होलो सिलेंडर है, अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने की सोचूं, देखते हो इस तरीके से, तो आप तो सीधा कह दोगे कि इसमें तो मुझे एक ही लेयर दिखाई दे रही है, पर आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपने कभी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देखी। इस सिलेंडर के अंदर अब ये सिलेंडर की डबल लेयर्ड हो गई। अब यानी कि ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया, ठीक है। अब अगर इसके पार्ट बी वाले सेंटर से देखूं इसके बाहर की सरफेस तक, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेडियस या इंटरनल रेडियस, इसको बोलेंगे इंटरनल रेडियस। और इस वाले पार्ट से यहां तक के लिए बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेडियस। तो किसी भी सिलेंडर की थिकनेस निकालोगे तो दोनों रेडियस को ऐड करोगे या माइनस करोगे, दोनों रेडियस को प्लस किया जाएगा, तब जाकर के मेरा क्या है, सिलेंडर की थिकनेस निकलनी है। और सिलेंडर की थिकनेस निकालने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल रेडियस आपको दे दिया 4.23 प्लस माइनस 0.01, तो इसको कंपैरिजन करके देखिए am प्लस माइनस डेल्टा am, और इसको भी कंपैरिजन करके देखिए am प्लस माइनस डेल्टा am। am जो है इसके लिए 4.23 है और इसके लिए am है 3.89, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस की ओरिजिनल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो एक्सटर्नल के लिए 4.23 है और इंटरनल के लिए 3.89 है। पर लेकिन इसको हम फटाफट ये बताइए डेल्टा am कितना है 0.01, इसके लिए डेल्टा am कितना है 0.01। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, रेशो निकालूंगा। क्या निकालूंगा, रेशो। अब यानी कि वही निकालूंगा रैंडमली एरर, यानी कि रेशनल एरर, डेल्टा am अपॉन am, डेल्टा am अपॉन am निकालो। तो डेल्टा am अपॉन am निकालो एक्सटर्नल के लिए, डेल्टा am अपॉन am निकालो इंटरनल के लिए। जब दोनों निकल जाएं, दोनों को निकालने के बाद ऐड कर दीजिए, दोनों को निकलने के बाद ऐड कर दीजिए, वो आपका कैसा आ जाएगा, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो जो आपका डेल्टा am अपॉन am फाइनली आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपके लिए है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यही इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है।
यानी कि एरर एंड डायमेंशन फिनिश हो जाता है। इसकी सारी जो क्वेश्चन है, जो और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन की जो आपके पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस कर। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन।